नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गवाइए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और हमारे उस वीडियो को देख सकें आप तुरंत। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के चैप्टर सीखने के वक्र तथा सीखने के पठार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अधिगम तथा उसके स्थानांतरण और उसके नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में इसमें बात करेंगे सीखने का वक्र यानी अधिगम वक्र यानी सीखने का पठार। सीखने का पठार मतलब अधिगम का पठार और अधिगम के वक्र के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सीखने के वक्र के बारे में यानी अधिगम के वक्र की बात करेंगे कि क्या है अधिगम का वक्र और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम अधिगम के वक्र की परिभाषा समझेंगे, साधारण भाषा में पहले समझेंगे और फिर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम अधिगम के वक्र की परिभाषाएं देखेंगे। तो साधारण भाषा में कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया कभी तेज होती है तो कभी धीमी। अधिगम की प्रक्रिया कभी तेज होती है तो कभी धीमी, यानी अधिगम की प्रक्रिया हमेशा एक समान गति में नहीं चलती है, कभी तेज होगी तो कभी धीमी होगी। तो जब अधिगम की इस गति प्रक्रिया को, यही जो धीमी और तेज होती रहती है हमारी प्रक्रिया, जब इस गतिक प्रक्रिया को वक्र के रूप में व्यवस्थित करें यानी मतलब वक्र के रूप में उसको व्यवस्थित किया जाए, एक वर्गांकित कागज पर व्यवस्थित किया जाए तो उसे अधिगम का वक्र कहते हैं यानी सीखने का वक्र कहते हैं। दोस्तों, तो ये वही साधारण सी परिभाषा की अधिगम की प्रक्रिया कभी तेज होती है कभी धीमी होती है और यही इस गतिक प्रक्रिया को हम लोग जब वक्र के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे अधिगम का वक्र कहते हैं यानी सीखने का वक्र कहते हैं। दोस्तों, इसको और एक साधारण भाषा में देखते हैं कि सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाए, समय के साथ जब सीखने का वक्र बनाया जाए तो उसे हम लोग सीखने का वक्र यानी अधिगम का वक्र कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा दोस्तों, हम लोग एक वर्गांकित कागज पर जब हम लोग सीखने का जैसे ऐसे वर्गांकित कागज पे बनाया, एक तरफ समय रखा और एक तरफ सीखने का वक्र रखा। तो सीखने का वक्र जब हमारा जैसे जाएगा ऊपर नीचे किसी तरह से जाए, प्रगति को हम लोग दर्शाएंगे कि प्रगति कितनी हो रही है और हमें नीचे रखेंगे समय को। तो जब ये हम लोग वक्र बनाएंगे तो हमारा ये सीखने का वक्र कहलाएगा। दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के आधार पर सीखने का वक्र क्या है। तो सीखने का वक्र हमारे स्किनर महोदय कहते हैं कि अधिगम का वक्र यानी सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति यानी उन्नति और अवनति, वही चीज़ कह रहा है। उन्नति का मतलब तेज होना, अवनति का मतलब धीमा होना। तो वही उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। दोस्तों, वर्गांकित कागज पर ब्यौरा की बात करें कहीं पर इस सीखने के वक्र में वर्गांकित कागज पर ब्यौरा की बात करें तो हमारे स्किनर महोदय पर टिक कर देंगे। दोस्तों, याद रखेंगे इनकी परिभाषा में वर्गांकित कागज पर ब्यौरा की बात हो तो स्किनर महोदय कह रहे हैं उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है अधिगम का वक्र, इस तरह से स्किनर महोदय कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं रेमर्स महोदय क्या कहते हैं अधिगम के वक्र के बारे में। वो कहते हैं सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से अधिगमित करने की पद्धति है। अधिगमित मतलब सीखने की अधिगमित करने की पद्धति है। दोस्तों, अधिगमित करने की तो सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से अधिगमित करने की पद्धति है। दोस्तों, तो ये हमारे रेमर्स महोदय कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं गेट्स महोदय क्या कहते हैं, हम लोग देखेंगे कि कहते हैं सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति या प्रगति को व्यक्त करता है। वही चीज़ कहते हैं दोस्तों कि गति यानी गति और प्रगति को व्यक्त करता है। दोस्तों, सीखने का वक्र तो सीधी सी परिभाषा है दोस्तों सीखने की वक्र की गेट्स महोदय ने जो दी, सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यवस्थित यानी व्यक्त करता है। दोस्तों, तो ये हो गई हमारे गेट्स महोदय की परिभाषा। आइए हम लोग देखते हैं कि सीखने के वक्र के कितने प्रकार हैं, उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सीखने के वक्र के हमारे 3 प्रकार माने जाते हैं। उनमें से है धनात्मक, पहला धनात्मक सूचक वक्र यानी नतोदर सूचक वक्र इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, धनात्मक की जगह नतोदर भी आ जाए तो हम लोग धनात्मक सूचक वक्र ही समझेंगे। दोस्तों, तो इन दोनों को याद रखेंगे, धनात्मक यानी नतोदर सूचक वक्र। तो जब सीखने की गति पहले धीमे हो तथा बाद में अभ्यास के साथ साथ बढ़ती जाए, अभ्यास करेंगे तभी बढ़ेगी। दोस्तों,
तो सीखने की गति जब हमारी पहले धीमी हो, उसके बाद बढ़ जाए, उसके बाद बढ़ती जाए, तो वो हमारी धनात्मक होगी। धनात्मक का मतलब ये होता है दोस्तों कि बढ़ना यानी वृद्धि होना, तो धनात्मक यानी वृद्धि होना। तो इस तरह से जब सीखने की गति पहले धीमी हो, बाद में अभ्यास के साथ साथ बढ़ती जाए, तो उसको धनात्मक सूचक वक्र कहते हैं दोस्तों। इसको मैप की साथ साथ समझ जाएंगे दोस्तों वक्र बनाकर। तो ये हमारा देखिए वक्र हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। इसमें एक्स अक्ष में दिनों की संख्या को दर्शाया गया है और उसमें प्रगति की इकाई को दर्शाया गया कि प्रगति किस तरह से हो रही है। तो ये हमारा वो वक्र बन गया, वक्र बन गया सीखने का। ये वक्र हो गया, क्या हो गया, ये वक्र हो गया हमारा सीखने का। तो किस तरह से हमारा सीखने का वक्र बढ़ रहा है, जैसे दिनों की संख्या 5 हुई तो हमारा प्रगति हमारी भी 5 हुई, और इसके बाद 10 हुई दिनों की संख्या तो हमारी प्रगति 10 हुई। इस तरह से हमारा समय के साथ दोस्तों हमारी प्रगति हो रही है, समय के साथ साथ हमारी प्रगति हो रही है, और ये वक्र हमारा सीधे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा धनात्मक सूचक वक्र हो जाएगा ये। आइए हम लोग समझते हैं ऋणात्मक सूचक वक्र के बारे में। तो ऋणात्मक सूचक वक्र को हम लोग उन्नतोदर सूचक वक्र कहते हैं दोस्तों। धनात्मक को नतोदर और ऋणात्मक को उन्नतोदर सूचक वक्र भी कहते हैं। तो ये कहता है कि जब सीखने की गति पहले तेज होती है और बाद में मंद पड़ जाए। दोस्तों जब तक तेज नहीं होगी तब तक तो मंद होगी नहीं वक्र में। तो पहले हमारी तेज होगी, उसके बाद मंद पड़ जाए, यानी धीरे धीरे कम होती चली जाए। ऋणात्मक का मतलब ही होता है दोस्तों कि कम होना। तो इस तरह से हमारी जब सीखने की गति पहले तेज हो और बाद में मंद पड़ जाए यानी धीमी होती चली जाए, तो वहाँ पे ऋणात्मक सूचक वक्र होता है। तो दोस्तों इसको समझते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, यानी दिनों की संख्या यहाँ पर चलेगी, और यहाँ हमारी प्रगति की इकाई चलेगी वाई अक्ष में, और ये हमारा वक्र होगा। देखिए दोस्तों कि पहले सीखने की गति तेज हो रही है और फिर उसके बाद लगातार धीमी होती चली जा रही। तो ये हमारा हो गया उन्नतोदर या ऋणात्मक सूचक वक्र। पहले तेज होगा फिर धीमा होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग अब आते हैं मिश्रित वक्र में दोस्तों। तो मिश्रित वक्र कहता है कि इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति जो है वो पहले धीमी होगी, फिर तेज होगी, उसके बाद फिर से धीमी होगी और फिर तेज हो जाएगी। मतलब कि कहने का है कि लगातार धीमा और तेज होता जाता है हमारा जो वक्र, जो मतलब वक्र की गति यानी सीखने की गति जब हमारी पहले धीमी हो, फिर तेज हो, फिर धीमी हो, तेज हो, मतलब धीमा तेज चलता रहे लगातार, तो वहाँ पे हमारा मिश्रित वक्र होगा। यानी यहाँ पे धनात्मक भी होगा, उसके बाद ऋणात्मक भी होगा। तो ये देखिए इसको समझते हैं दोस्तों कि ये जैसे एक्स अक्ष में, ये वाई अक्ष में ये दिनों की संख्या हो गई हमारी, ये प्रगति इकाई हो गई। अब हमारा ये वक्र है जो ये पहले देखिए तेज हो रहा है, फिर धीमा हुआ, फिर तेज हुआ, फिर धीमा होगा, फिर तेज हो रहा है। तो इस तरह से हमारा धीमा तेज चलता रहे तो हमारा वो मिश्रित वक्र होगा। यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ हों तो हमारा वहाँ पे मिश्रित वक्र होगा। तो ये हो गया हमारे सीखने के वक्र के प्रकार दोस्तों। अब हम लोग आएंगे सीखने के पठार को समझेंगे और उसको कारण और उसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीखने का पठार क्या होता है। तो सीखने का पठार है कि जब सीखने की गति में कोई प्रगति होती नहीं दिखाई देती, यानी सीखने की गति में हमें कोई प्रगति होते नहीं दिखाई देती, तो यह स्थिति पठार कहलाती है। यानी जब हम लोग सीखें और उसमें कोई प्रगति हमको समझ में ना आए, हमारी गति में वृद्धि ना समझ में आए, तो वह हमारी स्थिति पठार कहलाएगी। यानी हमारी गति एक तरह से रुक जाए, हमारी प्रगति रुक जाए, तो वह हमारी सीखने का पठार कहलाएगी दोस्तों। जब हमारा कोई बालक होगा पढ़ना बंद कर दे यानी सीखना बंद कर दे, तो वहाँ पे हमारा पठार आ जाता है उसी जगह। पहले पढ़ता रहा होगा, उसके बाद बंद कर दे तो हमारा वहाँ पे पठार आ जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ सीखने के पठार की परिभाषा। अब इसको हम लोग कई मनोवैज्ञानिकों के आधार पर क्या क्या विचार कह रहे हैं पठार के बारे में उनको पढ़ेंगे। कि रैक्स एवं नाइट महोदय कहते हैं सीखने का पठार के बारे में कि सीखने में पठार तब आते हैं, सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। यानी ये कह रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन जब होता है तो हमारा तभी सीखने का पठार आता है दोस्तों। अवस्था परिवर्तन में पठार की बात करें तो हमारे रैक्स एवं नाइट महोदय होंगे, तो कहते हैं सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। दोस्तों ये इस तरह होता है कि हम लोग एक अवस्था में पहुंच गए, यानी एक अवस्था के हमने संपूर्ण चीज़ों को सीख लिया है, और दूसरी अवस्था में जाएंगे तो हमारी सब चीज़ें नई नई होगी, वहाँ
वहाँ पे समझने में हमको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसी जगह हमारा पठार आता है। जब हमारी समस्याएं उत्पन्न होंगी तभी हमारा पठार आएगा। तो दूसरी अवस्था जो होगी वहाँ पे समस्याएं जब उत्पन्न होंगी तो पठार आएगा, वो होगा वही रेक्स वन नाइट महोदय कह रहे हैं दोस्तों कि सीखने का पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की अवस्था में एक अवस्था में पहुँच कर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये हो गया रेक्स वन नाइट महोदय के अनुसार। अब आते हैं दोस्तों स्किनर महोदय के अनुसार पढ़ेंगे। स्किनर महोदय कहते हैं पठार एक क्षैतिज प्रसार है। पठार एक क्षैतिज प्रसार है दोस्तों, जिसमें उन्नति का बोध होता है, जिसमें उन्नति का बोध होता है। क्षैतिज प्रसार की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्किनर महोदय हो जाएंगे। उन्नति का बोध कराए, क्षैतिज प्रसार होता है पठार को कहे तो हमारे स्किनर महोदय हो जाएंगे। क्या होंगे? स्किनर महोदय कहेंगे पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें उन्नति का बोध होता है। तो ये होगा स्किनर महोदय के अनुसार दोस्तों। अब आते हैं सोरेनसन महोदय कहते हैं कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। दोस्तों ये अवधि की बात कर रहे हैं सोरेनसन महोदय। कहते हैं सीखने की अवधि में जो पठार है साधारणतया कुछ दिनों तक रह सकता है, यानी कुछ दिन तक उसको समझ में नहीं आएगा, समस्या उत्पन्न होगी तो पठार होगा। तो उतने दिन वो स्टॉप रहेगा, मतलब कुछ सीखेगा नहीं तो वो पठार होगा। अगर सप्ताहों तक उसको समझ में नहीं आया, कुछ सप्ताहों तक उसको समझ में नहीं आया तो वो हमारा वहाँ पर पठार सप्ताह तक माना जाएगा। अब वहीं अगर महीनों तक वो समझ ही ना पाया कुछ तो हमारा पठार की अवधि हमारी महीनों तक चलेगी। यानी उसको महीनों तक उसी में समस्या हो, उसी अवस्था में समस्या हो, उसी चीज़ में समस्या हो तो हमारा वो पठार महीनों तक माना जाएगा। ये सोरेनसन महोदय कहते हैं कि पठार की अवधि कोई निश्चित नहीं होती है, वो दिनों तक, कुछ दिनों तक रह सकती है, कुछ सप्ताहों तक रह सकती है, कुछ महीनों तक भी रह सकती है। दोस्तों ये सोरेनसन महोदय कहते हैं। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिकों के आधार पर पठार के प्रकार, मतलब पठारों की परिभाषा हो गई दोस्तों सीखने का पठार की। अब हम लोग समझेंगे सीखने के पठार के कारण के बारे में कि सीखने का पठार क्यों आते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति में सीखने का पठार क्यों आता है, किसी बालक में क्यों आता है। तो सबसे पहला हमारा सीखने का कारण हो गया, पठार का कारण हो गया कि शारीरिक थकान। दोस्तों शारीरिक थकान एक मुख्य कारण हो जाएगा हमारा सीखने के पठार के कारण में, क्योंकि शारीरिक थकान, अगर मनुष्य का शरीर थका हुआ है तो आगे सीखने की कोशिश भी करेगा तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो थका हुआ है। थका हुआ शरीर कुछ काम करने लायक नहीं होता दोस्तों। तो ये हमारी शारीरिक थकान हो गई, वो सीखने का पठार का कारण इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह मानसिक थकान हो गई दोस्तों। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो हमारा दिमाग और कुछ सीखने के लिए तत्पर नहीं होता दोस्तों, इसलिए वहाँ पे मानसिक थकान भी हमारा सीखने का पठार का एक कारण बन जाएगा, सीखने में एक रोक बन जाएगी, यानी सीखने में रुकावट हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से वो पठार उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मानसिक थकान भी हो गया, हमारा सीखने का पठार का कारण हो गया। अब आते हम लोग देखेंगे तीसरा कह रहा है कारण कि त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग करना। त्रुटिपूर्ण विधि यानी त्रुटिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करना हमारा सीखने का पठार बन सकता है। जब अध्यापक हमारा बालक जो होगा उसको कोई विधि, शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा जो उसकी त्रुटिपूर्ण विधि होगी तो जो बालक है वो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी और वहीं पर वो सीखने में पठार उत्पन्न कर लेगा, वहीं पर सीखने का पठार उत्पन्न हो जाएगा। यानी त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग भी हमारा सीखने का पठार का कारण बन जाएगा। अब हो गया प्रेरणा या अभिप्रेरणा का प्रभाव। यदि बालक या मनुष्य में अभिप्रेरणा नहीं होगी, यानी अभिप्रेरणा या प्रेरणा का प्रभाव होगा, प्रेरित नहीं होगा दोस्तों वो, तो वहाँ पे सीखने का पठार होगा। कोई चीज़ सीखने के लिए जब तक मनुष्य अपने आप से प्रेरित नहीं होता, यानी अभिप्रेरित नहीं होता, तो उसको सीखने का पठार तो आना ही दोस्तों। वो सीखने का मन ही नहीं करेगा तो सीख ही नहीं पाएगा, वहीं पर सीखने का पठार आएगा दोस्तों। ये हुआ प्रेरणा का अभाव सीखने के पठार में के कारण में। अब आते हैं रुचि की कमी, यानी किसी व्यक्ति में या बालक में, छोटे बालक या बड़े बालक या किसी प्रौढ़ में रुचि की अगर कमी है दोस्तों, यानी उसको सीखने की इच्छा ही नहीं हो रही, उसको रुचि नहीं है कि उस चीज़ में सीखने में, तो वहाँ पे सीखने का पठार उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। जब तक उसको रुचि नहीं होगी उस चीज़ में तब तक वो सीखने का
साहस ही नहीं करेगा, यानी सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा दोस्तों, तो वहाँ पे सीखने का पठार आ जाएगा। इस तरह से रुचि की कमी भी हमारी सीखने का पठार का कारण बन जाता है। अब आता है परिपक्वता। परिपक्वता भी सीखने का पठार का कारण है दोस्तों। अगर मनुष्य वहाँ तक उस स्थिति का परिपक्व नहीं है जो उसके सीखने लायक हम लोग सीखने जा रहे हैं, वहाँ तक वो परिपक्व नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा दोस्तों, वहाँ पे सीखने का पठार आ जाएगा। यानी एक मैच्योर पर्सन नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा दोस्तों, तो वहाँ से उसका सीखने का पठार बन जाएगा। तो हो गई परिपक्वता भी हमारी सीखने के पठार का एक कारण बन जाता है दोस्तों। अब आते हैं अभ्यास की कमी, यानी अभ्यास की एक्सपीरियंस की कमी हो जाएगी दोस्तों सीखने का पठार का कारण। कैसे दोस्तों? यानी अगर हम लोग कोई चीज़ सीख लिया, कोई चीज़ हमने सीख लिया, यानी एक छोटा बालक है, जैसे उसने एक हमारा नंबर यानी मतलब पहाड़े अगर सीख लिए, उसने पहाड़े सीख लिए 2 का 4 का 6 का कोई भी पहाड़ा सीखा उसने, अगर वो लगातार अभ्यास उसमें नहीं कर रहा, उन पहाड़ों को याद नहीं कर रहा, तो वहाँ पे सीखने में पठार उत्पन्न हो जाए। कैसे? कि वह हमारा वो भूल जाएगा और उसको वहाँ पे उसको सब कुछ भूल जाएगा, तो वहाँ पर सीखने का पठार उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गई अभ्यास की कमी के अनुसार सीखने का पठार में किस तरह कारण उत्पन्न होता है। अब आता है दोस्तों विषय वस्तु की नीरसता, यानी विषय वस्तु जो अध्यापक या द्वारा बनाई गई है, वो विषय वस्तु अगर नीरस है, यानी उस बच्चों के लायक नहीं है, बच्चे उससे नीरस हैं, यानी उसमें कोई मज़ा नहीं है, विषय वस्तु में रोचक नहीं है विषय वस्तु, तो वहाँ पे भी हमारा पठार उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। वहाँ पे बालक उस विषय वस्तु को पढ़ने में अच्छा महसूस नहीं करेगा, उसमें रुचि नहीं लेगा, तो वहाँ पे वो सीख ही नहीं पाएगा और पठार उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से विषय वस्तु नीरसता भी हमारा पठार का एक कारण बन जाता है। तो आइए दोस्तों ये जो पठार के कारण हुए उनके निवारण की बात कर लें दोस्तों। तो यानी पठार को दूर करने के उपाय पढ़ लेते हैं कि जो पठार उत्पन्न हुए उनको दूर कैसे किया जा सकता है। किसी बच्चे में पठार उत्पन्न हुआ, उसको दूर करने के उपाय ज़रूर देखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखते हैं कि जैसे शारीरिक और मानसिक थकान आई थी, तो शारीरिक और मानसिक थकावटों को दूर करने का उपाय करना। शारीरिक थकान आई तो उसको दूर करने का उपाय देना, और मानसिक थकान आई उसको भी दूर करने का उपाय देना पड़ेगा। जिसको हमारी शारीरिक थकान या मानसिक थकान आई है उसको दूर करेंगे तो हमारा वहीं से वो हमारी पठार को दूर हो जाएगा, वहीं से पठार करने का पठार जो हमारा वो कम होने लगेगा दोस्तों, और वो सीखने का प्रयास करेगा। अब आते हैं शिक्षण विधि में परिवर्तन करके। जो हमारी शिक्षण विधि जो थी अगर त्रुटिपूर्ण थी तो हमारा पठार उत्पन्न हो रहा था, तो वही शिक्षण विधि हम परिवर्तन कर देंगे, उसको रोचक बना देंगे शिक्षण विधि को। जैसे अब बच्चे हैं, बच्चे को खेल शिक्षण विधि होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मांटेसरी हो गई, तो ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो सीखने में रुचि लेंगे और सीखने का पठार आएगा नहीं, उसकी स्थिति ही नहीं आएगी दोस्तों। तो इस तरह से शिक्षण विधि में परिवर्तन करके हम उपाय देख लेते हैं पठार को दूर करने का। अब आते हैं हम लोग विषय वस्तु की नीरसता को दूर करके, यानी विषय वस्तु ऐसी रखी जाए कि वो नीरस ना हो, बच्चों के लिए रोचक हो जाए दोस्तों। शिक्षक को ये सोच कर चलना चाहिए, ऐसी विषय वस्तु को बनाना चाहिए। जैसे विषय वस्तु बना रहा है तो उसमें ऐसे चित्रों का प्रयोग करें जिसमें बच्चे मजा लें, जैसे उसमें रुचि लें दोस्तों, रोचक महसूस करें अपने उसमें। तो रोचक बनाकर भी हम लोग पठार को दूर कर सकते हैं, विषय वस्तु को रोचक बनाकर। अब आते हैं उचित वातावरण बनाए रखना। उचित वातावरण बनाकर हम लोग पठार को दूर करने का उपाय कहते हैं दोस्तों। अगर वातावरण उचित नहीं होगा तो बच्चा सीखने में सीखने में सहायता उत्पन्न नहीं होगी, उसको सीखने में पठार आएगा। अगर वातावरण उचित होगा तो उसको पढ़ने में मन लगेगा, सीखने का पठार दूर हो जाएगा दोस्तों। अब हो गया अभिप्रेरित करके। जो अभिप्रेरणा का अभाव था उसको बच्चों को प्रेरणा देने पर, बच्चों को प्रेरित किया जाए, अभिप्रेरित किया जाए बच्चों को कि हमारा सीखने से ये होगा, सीखने से हम बड़े आदमी बन जाएंगे, हम अच्छे आदमी बन जाएंगे दोस्तों। इस तरह से बच्चा अभिप्रेरित हो जाए तो सीखने का पठार समाप्त हो जाता है दोस्तों। वहाँ पर अभिप्रेरित होकर इस तरह से पठार को दूर किया जा सकता है। अब आ गया व्यक्ति पर ध्यान देना, व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी जो होती है हमारी उस पर ध्यान देकर
पर्सनैलिटी को ध्यान देकर भी हम पठार को दूर कर सकते हैं। हमारा व्यक्तित्व है जो अच्छा व्यक्तित्व होगा तो हमारा सीखने का मन करेगा। यानी व्यक्ति हमारा बहुत बीमार टाइप का है, दुबला पतला है, पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, तो हमारा वो सीखने में तत्पर नहीं होगा दोस्तों। वहाँ पे सीखने का पठार आएगा। उसी जगह अगर व्यक्तित्व अच्छा है, हष्ट पुष्ट बच्चा है, देखने में अच्छा है, यानी उसका शारीरिक बनावट या स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो वहाँ पे वो व्यक्तित्व पर ध्यान देगा और अच्छा सीखने का प्रयास करेगा दोस्तों। इस तरह से पठार को दूर करने का उपाय करेगा व्यक्तित्व के आधार पर। अब आते हैं दोस्तों, लास्ट है उपाय हमारा अस्वस्थता, मंदता व अवधान को दूर करके। अस्वस्थता यानी बालक अगर स्वस्थ नहीं है तो सीखने का पठार आना ही दोस्तों। तो यानी अस्वस्थता, बालक यानी स्वस्थ हो जाए तो सीखने का पठार वहाँ पे नहीं आएगा। यानी बालक को मतलब संतुलित आहार मिलना चाहिए, फल और कई सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों वो देना चाहिए। तो यानी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो हमारा बालक पठार जो है वो दूर हो जाएगा, बालक में सीखने का पठार। मंदता जो हो गई, जो धीमापन है, जो उसमें सीखने की गति में जो धीमापन है वो हमारा उसको तेज कर दिया जाए दोस्तों। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो भी तेज हो सकता है। अवधान यानी रुकावट जो होती है उसको दूर कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को दूर करके हम पठार को दूर कर सकते हैं दोस्तों। पठार को दूर कर सकते हैं और उस तरह से सीखेगा दोस्तों, वो सीखने का प्रयास आगे करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों दो टॉपिक कंप्लीट किए इसमें, सीखने का वक्र उसके प्रकार और सीखने का पठार उसके कारण और निवारकों के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। अब हमारी इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों, यानी टाइप करके बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, उसका निवारण किया जाएगा दोस्तों। तब तक इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप तुरंत देख सकें और लाभ उठा सकें दोस्तों सरकारी शिक्षक बनने की परीक्षा में दोस्तों। अब आइए मिलेंगे अगले चैप्टर में, यानी अगले टॉपिक में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।